हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपना डेली नोट बनाते होंगे, डेली रिवाइज करते होंगे। आज हम जानेंगे लेक्चर 9 के बारे में। कल हमने लेक्चर 8 के बारे में देखा था। आज हम लेक्चर 9 के बारे में जानेंगे। क्या है लेक्चर 9 में? लेक्चर 9 में हम सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड धातु के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आपको पता है एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? सक्रियता श्रेणी जिसको कहते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें धातुओं को उनके क्रियाशीलता के आधार पर क्या किया गया है, उनके घटते हुए क्रम में रखा गया है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। क्या होती हैं? सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। यानी कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे की ओर धातु जो पाई जाती हैं वो कम अभिक्रियाशील होती हैं, यानी कि वो किसी भी अन्य तत्व के साथ बहुत ही कम अभिक्रिया करती हैं। आगे देखिए, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है इन धातुओं को, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे की धातुएं हैं उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो कह रहा है इन धातुओं के ऑक्साइड को, यानी इनके जो ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्साइड वे यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ा होता है। जुड़ने के बाद उससे नया तत्व, नया यौगिक बनाता है। ओके, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने पर ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में जो नीचे की धातुएं होती हैं उनको हम केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। उनको हम गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं, उनके जो धातु होते हैं। ओके, देखिए पहला क्या है, यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर पाए जाने वाले जो ऑक्साइड हैं वो क्या है? सिनेबार। पहला है सिनेबार, जिसको हम HgS भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सिनेबार का HgS, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं। देखिए, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। क्या है? मरकरी का एक अयस्क है, यानी कि मरकरी के अयस्क से हमें सिनेबार प्राप्त होता है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी कि HgO में बदलता है। यानी कि सिनेबार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम वायु में गर्म करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। ओके, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम वायु में गर्म करते हैं, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, HgS में चेंज होता है, तथा बाद में मरकरी धातु में अपचयित हो जाता है। सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदलता है, उसके बाद मरकरी धातु में बदल जाता है। देखिए कैसे इसका रिएक्शन। देखिए, HgS यानी कि जो सिनेबार है इसको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? तापन करते हैं, यानी कि इसको गर्म करते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। देखिए यहाँ पे कह रहा है वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो सबसे पहले किस में चेंज होता था? मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में चेंज होता है। उसके बाद क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है गैस के फॉर्म में। उसके बाद जैसे ही हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं, देखिए ये रहा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसके दो अणु मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जैसे हम गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है? धातु के रूप में, यानी कि मरकरी धातु। आपको पता है मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ओके, तो ये रहा सिनेबार। कैसे सिनेबार से हम कैसे धातु को प्राप्त करते हैं? मरकरी धातु को प्राप्त करते हैं। ये रही इसकी प्रोसेस। अब देखिए दूसरा अयस्क है कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास Cu2S, यानी कि Cu2S को हम कॉपर ग्लास के नाम से जानते हैं। देखिए, जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होती है। यानी कि जब कॉपर ग्लास को हम वायु की उपस्थिति, यानी कि वायु के साथ जिसको हम गर्म करते हैं, तो ये हल्का सा क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके, यानी कि जैसे ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कॉपर ग्लास से क्रिया करके क्या देता है? कॉपर धातु देता है। जैसे देखिए उदाहरण में ये देखिए, ये रहा आपका कॉपर ग्लास।
ये वाई की उपस्थिति में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, देखिए ऑक्सीकृत उत्पाद यानी कि Cu2 कॉपर ऑक्साइड दिया, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस के फॉर्म में बना। और जब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीकृत उत्पाद को जब हम कॉपर ग्लास के साथ अभिक्रिया कराते हैं यानी कि इसको गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कॉपर धातु प्राप्त होता है। देखिए 6Cu यानी कि कॉपर धातु हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है यानी कि ठोस के रूप में मिलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है। ओके, इस टॉपिक को हम दोबारा से समझते हैं। कॉपर ग्लास से हम कॉपर धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होती है, यानी कि जब कॉपर ग्लास को हम वायु के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये आंशिक रूप से ये ऑक्सीकृत होती है। देखिए कॉपर ग्लास ये रहा 2Cu प्लस 3O2 यानी कि इसको ऑक्सीजन के साथ हमने क्या किया, गर्म किया, तो आपको क्या मिलता है, आंशिक ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2Cu2O, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है गैस के फॉर्म में, और इस बचे हुए ऑक्सीकृत उत्पाद को हम क्या करते हैं, कॉपर ग्लास के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है, हमें कॉपर धातु प्राप्त होती है। इस तरह से हमें कॉपर ग्लास से कॉपर धातु प्राप्त होते हैं। ओके, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आपको पता है सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, तो देखिए यानी कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं आती हैं वो थोड़ी अधिक क्रियाशील होती हैं, थोड़ी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं नीचे पाए जाने वाली धातुओं से, यानी कि सक्रियता श्रेणी के नीचे जो धातुएं पाई जाती हैं उनसे थोड़ी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं मध्य में पाए जाने वाली धातुएं। ओके, तो देखिए क्या कह रहा था, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी कि कह रहा है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, यानी कि ये बीज के होते हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता बीज की होती है, मध्यम होती है। प्रकृति में ये धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। प्रकृति में ये धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। ओके, सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलते हैं। सल्फाइड को भर्जन द्वारा हम किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं, और कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करना आवश्यक होता है, यानी सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदलना आवश्यक होता है तथा कार्बोनेट को निस्तापन के द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। और आपको पता है भर्जन तथा निस्तापन क्या होते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या कह रहा है, जिंक के निष्कर्षण के समय यानी कि जिंक को धातुओं से जो भी हमारे अशुद्ध धातुएं होती हैं उनमें जो जिंक होता है, उन अशुद्ध धातुओं में से जिंक के निष्कर्षण के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। जिंक के निष्कर्षण के समय जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो पहला है भर्जन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। देखिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि देखिए सल्फाइड अयस्क, ये देखिए सल्फाइड के अयस्क 2ZnS, इनको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इनको वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जिंक सल्फाइड किस में चेंज हो जाता है, ऑक्साइड में। देखिए 2ZnO जिंक ऑक्साइड में बदल गया तथा सल्फर डाइऑक्साइड में बदल, जिससे हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम भर्जन कहते हैं। दूसरा क्या है, जिंक के निष्कर्षण के समय दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो है निस्तापन, कैल्सिनेशन। देखिए कार्बोनेट अयस्क को, देखिए जिंक निष्कर्षण के समय होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है
दूसरी रासायनिक अभिक्रिया वो है निस्तापन, जिसको कैल्सिनेशन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो कार्बोनेट के अयस्क होते हैं, कार्बोनेट यानी कि CO3, उनके जो अयस्क होते हैं उनको सीमित वायु में जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में होते हैं। जैसे कि ये रहा जिंक के ऑक्साइड, इनको हमने अधिक ताप पर गर्म किया, देखिए किस में बदल गया, ये ऑक्साइड में, यानी कि जिंक के ऑक्साइड में बदल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस पूरे प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।